of Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student, in today's session, you people will learn about past paper 2016, past paper 2017, and past paper 2018. So you are going to learn all these things one by one. We'll be starting from 2016 paper, so that already you know it has occurred. So here is a past paper with us, this one 2017 and 18. Let's start. So here's 2016, I think. So after that we'll move toward 2017. Explain with reference to the context any three of the following. It means your examiner, he wants that you have to attempt only three reference to the context. आपने कोई थ्री रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, कोशिश करें. एक तो आपने टाइमली इसको मैनेज करना है. आपके पास जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने इसको कोशिश करनी है कि इसको आपने मैनेज करना है. ठीक है, और कोशिश करें कि थोड़ा सा स्पीडली लिखें. और आपका एक जो क्वेश्चन है उसके राउंड अबाउट 8 to 12 जो पेजेस हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है. अच्छे मार्क्स अगर आप गेन करना चाहते हैं 12, इवन कि मेरे स्टूडेंट तो 16 और 17 पर भी कुछ चले जाते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि रिड्यूस करो इसको, यानी 12 पेजेस जो हैं इनफ हैं. इज दैट ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग? होली थर्सडे से लिया गया. आपको पता है कि विलियम ब्लेक जो है हमारा रोमांटिक प्ले, विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट है और ये डिस्कस करता है मिस्टिसिज्म को. ठीक है, विजन्स को, और विजनरी पोएट है. मिस्टिकल मिस्टीरियस आइडिया देता है. इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क. किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ ले, उसके बाद मैं फिर इसको वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूं. अच्छा, ये जो हमारा विलियम ब्लेक पोएट है, मैं ज़रा इसके बारे में बताने लगा था. एक्सपीरियंस और इनोसेंस. वो कहता है कि ह्यूमन सोल जो है वो कंसिस्ट करती है इन दो एस्पेक्ट के ऊपर. एक वो इनोसेंस भी है और साथ उसके अंदर एक्सपीरियंस भी है. और ये जो ट्रांजिटरी जो स्टेज है वो कहता है इनोसेंस से. जी प्लीज़ आस्क क्वेश्चन. यू आर फ्री टू आस्क. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन. यू आर वेलकम. पूछिए प्लीज़. पूछिएगा. Your voice is not audible. Please ask question. सर, ये पोएट्री में 4 स्टैंजास अटेम्प्ट करने होते हैं हमें. यस, मोस्टली ये होता है कि कभी कभी वो आपको 4 स्टैंजा देता है. ठीक है, और कभी आपको वो 3 दे देता है. आप खुद डिवाइड कर लें कि आपके 25 मार्क्स हैं. ठीक है, तो वो हो सकता है कि कभी आपको 3 दे दे. ठीक है, कभी आपको 4 दे दे. ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसी तरह वो टाइम जो उसके जो मार्क्स हैं उनकी वेरिएशन वो स्टैंजा वाइज वो कर लेगा. ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो मोस्टली यूँ करता है, कभी 3 दे देता है कि आपको चेक कर ले 3 बुक से, आपको चेक कर ले 4 बुक से, कभी वो 2 से रिपीट करके देता है. ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है. और मोस्टली रिपीट वही होते हैं जो पहले आए होते हैं. सो यू शुड नॉट वरी. मैंने तकरीबन थॉरोली पास पेपर चेक किए और जितने भी पास पेपर मैं चेक कर रहा हूँ उसमें तकरीबन यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं. अब ज़रा इधर देखिएगा जो चीज़ आपको मैं अब देखें. उसने ये जो स्टैंजा है ये विलियम ब्लेक से दिया है. ठीक है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो उसका वर्क है. ओ स्लीप इट इज़ जेंटल थिंग्स
ठीक है, beloved from the pole to poles to merry queens the praise be givens, she sent the gentle sleep from the heavens that said into my soul। ये किससे दिया है? राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर से। ये उसने मतलब सैमुअल टेलर कॉलरिज का वर्क है। बाकी उसके बारे में आपको मैं एनफ आइडिया, एम्पल आइडिया दे दूंगा, काफ़ी आइडिया कि कैसे इसको लिखना है इसके बारे में। दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। अब देखिए 19 और टू 19 गेल से दे दिया है, बस एक ही लाइन दे दी है आपको। चलें जी, इसको एक्सप्लेन करें। अगर आपने जॉन कीट्स को थॉरली पढ़ा होगा तो आप इसको यानी एज मच एज यू कैन डिस्कस एज मच एज यू, जितना मर्जी इसके ऊपर हम लिख लें। अब वो क्या कहता है कि तुम जो बर्ड हो, 19 गेल को कहता है कि यू आर नॉट बोर्न फॉर डेथ बिकॉज योर सॉन्ग people were listening when they were living in the ancient Greek, in the emperors and the colons and the people like emperors in the ancient Greek, they've been listening to your sound, you are immortal। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बर्ड तो मॉर्टल ही होता है, उसकी भी डेथ होती है, लेकिन उसने उसके सॉन्ग को क्या कर दिया? इमोर्टलाइज कर दिया, उसको इमोर्टल बता दिया आपको कि इसकी साउंड तो जो इमोर्टल है। और ये एंशिएंट ग्रीक्स और पुराने लोग जो थे वो भी सुना करते थे और ये वहाँ से चली आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। एक है जो हम सैमुअल टेलर कॉलरिज के वर्क में डिस्कस करेंगे, वो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अब ये चीज़ें चूंकि बुक्स में नहीं लिखी होती, ना कोई एक्सप्लेन करता है, तो ये पता नहीं चलता। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी कितनी दफ़ा मर्जी समझा लें, बच्चों को नहीं समझ आती, ठीक है। हालांकि ये कोई इतना डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। असल में वो इस चीज़ का काल था आर्ट फॉर आर्ट सेक का, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये एक मूवमेंट थी और इसके बहुत सारे पोएट्स जो थे इसके कायल हैं, और आज भी कुछ मौजूद हैं जो इसको कहते हैं कि पोएट्री के अंदर टीचिंग, प्रोपेगेंडा, कोई ख़ास आइडिया, कोई ख़ास पॉलिटिकल वैल्यूज़ या आइडिया इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए, वो अपनी प्योरिटी खो देती है। इट शुड बी आर्ट फॉर आर्ट। ऑस्कर वाइल्ड जो है इसको बड़ा प्रोपोगेट करता हुआ नज़र आता है। जी प्लीज़ पूछिए। आप इसमें लिखेंगे, पहले इसका रेफरेंस देंगे, वो आपको पता ही है कि दीज लाइन्स, ठीक है, दिस स्टैंजा और दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम है? विलियम ब्लेक से ली गई है। तो विलियम ब्लेक की होली थर्सडे लिखें, और होली थर्सडे 2 पोएम्स हैं, ठीक है। एक उसने इनोसेंस में लिखी है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, सही से समझ नहीं आ रही। जी प्लीज़ बोलिएगा। एक एक्सपीरियंस में, एक उसने इनोसेंस में लिखी है और एक्सपीरियंस में लिखी है। अब मैं थोड़ा सा आपको दो सोल की जो 2 उसके पार्ट्स हैं वो बता दूं। इनोसेंस में हमारे पास आता है पेस्टोरल वर्ड को डिस्कस करेगा। पेस्टोरल वर्ड क्या होती है? विल्जियर वर्ड, ग्रीनरी, ठीक है, और पैस्चर्स, उसमें एनिमल्स आ जाएंगे, चाइल्डहुड आ जाएगी, क्राइस्ट आ जाएगा, लैम आ जाएगा, ठीक है। अब जब एक्सपीरियंस होती है सोल, तो उसकी सोल की जो एक्सपीरियंस, जब वो इन चीज़ों से एक्सपीरियंस हो जाती है, वर्ल्ड की जो अप एंड डाउन है वर्ल्ड का, दुनिया का, तो फिर उसके अंदर क्या आ जाती है? वो करप्शन आ जाती है, क्योंकि ये पार्ट है लाइफ का। विलियम ब्लेक क्रिश्चियनिटी के भी ख़िलाफ़ था। मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ था। डिके आ जाता है और टाइगर आ जाता है, ठीक है, ये डार्कर साइड है। ये हो सोल की वो साइड है जब वो अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। यहाँ पे लैम, वो कहता है कि ये जो स्टेट है ना ह्यूमन सोल की, यहाँ पे लैम और टाइगर इकट्ठे पानी पी सकते हैं, इकट्ठे चल सकते हैं। अब ये भी बच्चा हो, ये भी बच्चा हो, लैम भी बच्चा है और टाइगर भी बच्चा है, यानी लायन समझ, लायन का कोई बच्चा है,
तो इधर एक लैम का बच्चा है छोटा, अब ये दोनों इकट्ठे पानी पी सकते हैं, साइड बाय साइड चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये कॉन्शियस हो जाएंगे तो दे कैन नॉट मूव टूगेदर। अब ये उसने ह्यूमन सोल के 2 पार्ट्स बताए। ऑगरीज ऑफ इनोसेंस के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है मैंने। इसके बाद एम्बुलेंस स्टैंजा बहुत आए, एम्बुलेंस द एम्बुलेंसेस बाय फिलिप लार्कन, मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट एक एक चीज़ बताई हुई है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, अगर आपने वो फाइंड करनी है, सुननी है तो वो बता देंगे आपको। इज दिस ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, ये जो कांपते हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, हमद पढ़ रहे हैं या वो जो हिम पढ़ रहे हैं, क्या ये, अच्छा उसमें होली सेंट पॉल कैथीड्रल है वहाँ पे होली थर्सडे एक स्पेशल डे होता है यहाँ, जहाँ पे असेंशन होती है, असेंशन डे है, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं बच्चे और उनको ले जाया जाता है और वहाँ पे वो लाइन में, और उनके बीडल्स, उनके गार्डियंस और उनके सारे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब उनको पैसा दे रहे होते हैं, चैरिटी, वो सारे सामने बैठे होते हैं और उनके प्रीस्ट जो हैं उन्होंने हाथों में छड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, उनको लाइन बना के लेके जा रहे हैं। पहली पोएम में जो हमने पढ़ा था, याद करें, होली थर्सडे जो इनोसेंस साइड वाली हमने पोएम पढ़ी थी, उसमें वो बताता है कि ये ऐसे रिवर की मानिंद हैं, नेचुरल सिंबल उनके साथ यूज़ करता है और कहता है कि ये रिवर की तरह लग रहे हैं, उसके फ्लो की तरह बह रहे हैं, बच्चे बड़े इनोसेंट हैं और बेब्स जो हैं, ये बेबीज़ जो हैं, छोटे बच्चे किस तरह जा रहे हैं, गर्ल और बॉय जो हैं, एक नेचुरल सिंबल उसने उसको क्या डिस्कस किया कि दे आर होली साइड, दे आर इनोसेंट साइड ऑफ द ह्यूमन सोल। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है क्या एक्सपीरियंस साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहता है दैट ट्रेम्बलिंग क्राई ऑफ द सॉन्ग, ये जो ट्रेम्बलिंग सॉन्ग है इसको आप क्या कहते हो, कि ये कहता है सॉन्ग है, हिम है कोई, कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ द जॉय, क्या इसे हम खुशी के सॉन्ग कह सकते हैं। एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पुअर हैं। इट इज़ अ लैंड ऑफ द पॉवर्टी, ये तो कोई पॉवर्टी की लैंड है। अब यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो बड़ा डेवलप था, आपको पता है कि उन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी बहुत सारे कंट्रीज को, ठीक है, रिच कंट्री था, लेकिन निज़ाम क्या था, कैपिटलिज्म था वहाँ पे, रिच रिच है, पुअर पुअर है। हार्लट जो हैं आपको आम मिलेंगी, प्रोस्टिट्यूट वहाँ पे, वो कहता था कि ये जो हार्लट फिर रही हैं, ये बच्चे चीख रहे हैं, ये जो पुअर चिमनी स्वीपर, ये सारे ये क्या हैं, ये कॉफन है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये इंग्लैंड के लिए ये सारे बद्दुआएं कर रहे हैं। वो एक मिस्टिक था, मिस्टिक होते हैं कि जो सूफी टाइप बंदा था, तो वो कहता था कि ये दीज चिल्ड्रन क्राइंग चिल्ड्रन, दीज चिमनी स्वीपर, दीज हार्लेट, दे आर मूविंग इन द स्ट्रीट, दीज आर यू नो ऑल टुगेदर इट इज़ अ कफन फॉर द इंग्लैंड, कॉफन है इंग्लैंड के लिए, इट्स अ डिके फॉर द इंग्लैंड एंड द लैंड वेयर पीपल आर, चिल्ड्रन आर इन मिजरी, they are not in a joyful state, they are not enjoying, and children, they are poor enough, they are suffering, they are working, and all the day they are working, and they are just taken like animals, they are being taken like animal by the priest उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं और उसको, तो कहता है ये ओवरऑल ये क्या है, ये इंग्लैंड के लिए एक पॉवर्टी की सिंबल है। पॉवर्टी की सिंबल तो नहीं, यहाँ पे उसने क्या आयरनी डिस्कस की है, आयरनी उसने मेंशन की है कि इट इज़ आयरनी कि एक रिच स्टेट के अंदर एक पुअर लोग, उसके अंदर लोग पुअर हैं, तो वो स्टेट जो है वो पुअर है। जी प्लीज़ बोलिए, साथ आप अपना अनम्यूट करके आप मुझसे बात कर सकती हैं। ये हमने एक डिस्कस कर लिया स्टैंजा, इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना है, और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट है आपने वो क्या लिखना होता है, वो ओवरऑल एक शॉर्ट सी आपने समरी देनी होती है, उसको समराइज करना होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपने उन लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है जो लाइन दी गई हैं, उसको 1 बाय 1 ले लें, उसके बैकग्राउंड से उसके अंदर शामिल करें कि किस तरह बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, कैसे उनको लेके जाया जाता है लाइन में, कैसे उनको सामने बिठाया जाता है, उनके जो उनके फाइनेंसर हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं, जो चैरिटी दे रहे हैं, उनके सामने बिठाया जाता है, बच्चों को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। बीटल और वहाँ के जो सारे प्रीस्ट हैं वो उनका पैसा जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, यानी मिसयूज़ करते हैं। क्रिश्चियनिटी कहता है कि क्रिश्चियनिटी का जो मज़हब है इसमें लोग जो हैं वो क्या हैं, करप्ट हैं। क्रिश्चियनिटी टीच करता है, वो क्या कहता है, सप्रेशन। और यहाँ एक हम अभी एक पोएम पढ़ेंगे, उसमें वो देखेगा कि सप्रेशन, जब सप्रेस करते हैं तो इंसान क्या करता है, वो कहता है कि अगर हम
अपनी बात को मेंशन कर देते हैं, कथारसिस कर लेते हैं, तो ये गुड है। अगर आप अपने दिल में रखते हैं तो वो ख़तरनाक है। तो ये देखें, एक मॉडर्न कंसेप्ट वो बताता है, और ये वाकई ऐसे है कि अगर आप बहुत सारे जज्बात को दबा लेते हैं, और आजकल मेडिकल साइंस और आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी कहते हैं, व्हेन यू सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग, इमोशंस, दे अल्टीमेटली दे गेट वेरी डेंजरस आउटलेट। तो वो किसी डेंजरस आउटलेट के साथ वो बाहर आती हैं। सो जैसे सेगमेंट फ्राइड ने ये कंसेप्ट दिया था कि मैन इज़ नॉट व्हाट यू सी, मैन इज़ व्हाट ही हाइड्स। जो इंसान छुपा रहा होता है अपना आप, वो असल होता है। वो जो आपको शो कर रहा है, जो आपके सामने है, वो इंसान रियल नहीं होता। यानी जो आपको नज़र आता है इंसान, वो नहीं होता। इंसान उसके डीप, उसके माइंड के अंदर होता है, उसका माइंड क्या सोचता है। और इसके बाद राइटर ने भी, मॉडर्न राइटर ने करैक्टर पे लिखना शुरू कर दिया, जो कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस देते थे। ओ स्लीप इट इज़ द जेंटल थिंग्स beloved from the pole to poles, to Mary Queens the praise be givens, and she sent the gentle sleep from the heavens that slid into my souls. अब हुआ क्या है, आपने देखा होगा कि एंशियंट मैरिनर, पहली तो बात ये 7 इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। अब एंशियंट मैरिनर जो है उसकी अट्रैक्टिव आइज हैं। एंशियंट मैरिनर को मिली है डेथ इन लाइफ, डेथ इन लाइफ उसके हिस्से में आई है। एंशियंट मैरिनर एक मैरिनर था, और उसके साथ दीगर भी मैरिनर्स और भी थे, शिप सेलमैन। तो वो सारे जो शिप के ऊपर, यानी शिपमैन उसके साथ थे, ये एक जर्नी पे जा रहे थे। वो अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह वो जर्नी पे जा रहा था, और उससे रास्ते में, उनका रास्ते में जो शिप है वो सम हो बहुत सारी जो आइसबर्ग हैं उसके सामने आते हैं, और इट वाज वेरी डेंजरस टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन देखते हैं कि एक एल्बाट्रॉस, एक बर्ड है, बड़ा खूबसूरत सी का बर्ड है, वो उनके सामने आता है, और जिधर जिधर वो जाता है वो उसको पीछे चेज करता आता है, तो साथ साथ फ्लाई करता है। और बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं शिप के लिए वो क्लियर होते जाते, रास्ता बनता जाता है। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वो बो उठाता है, अपना तीर कमान उठाता है, और वो उसके ज़रिए उसको हिट करता है, और उसकी डेथ हो जाती है। अब जैसे ही वो उसको हिट करता है, जो साथ के मैरिनर्स होते हैं, एंशियंट मैरिनर के साथ उसके जो फ्रेंड होते हैं, वो पहले नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर वो रास्ता थोड़ा सा ठीक हो जाता है। वो कहते हैं ये जो बर्ड था ये शायद कोई बैड ओमन था, तो अच्छा किया इसको मार दिया। अब जैसे ही वो ये सोचते हैं तो उसके साथ अजीबोगरीब किस्म के मामला शुरू हो जाते हैं। पहले तो वो ऐसे होता है कि हवा बंद हो जाती है, और शिप जो है वो ऐसे वहाँ पे खड़ा हो जाता है, पानी जो है वो बड़ा हीट पकड़ लेता है। और फिर वो क्या कहते हैं कि इवन, और वो बहुत प्यासे महसूस करते हैं एक दूसरे को। फिर वो यूँ होता है कि वो सारे मरना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक एक करके जब उन मरते हैं तो वो उनको देखता है, और अल्टीमेटली एक उसके सामने एक शिप जो है वो गुजरता है, और शिप में 2 जो चीज़ें एलेगोरिकल लाइफ दिखाई गई है, ठीक है। ये सारे सुरलिस्ट एलिमेंट्स हैं, इसे कहते हैं सुरलिस्ट एलिमेंट, ये दिखाए गए हैं। अब ये एलेगोरिकल भी है। अब 2 जो है, एक है डेथ और एक है डेथ इन लाइफ, ये दोनों डाइस खेल रहे हैं। अब डेथ इन लाइफ इससे जीत जाती है, और मैरिनर के हिस्से में आता है कि डेथ इन लाइफ। अब वो जिंदा तो है, लेकिन वो डेथ इन लाइफ में रहेगा, और साथ ही कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर मतलब एक नेचर जो है उसके अंदर अपीयर होती है। कुछ बड़े खूबसूरत सांप जो हैं उसके अंदर, स्नेक्स उसे अपीयर होते हैं। वो स्नेक्स को देख के क्या करता है, उनको एडमायर कर देता है, और गॉड खुश हो जाता है और उसको माफ़ कर देता है। और फिर हर्मेट और उसका बेटा और पायलट आते हैं, उसे ले जाते हैं। अब उसको ये सज़ा मिली है कि वो हमेशा किसी को सुनाता रहेगा। और यहाँ पे भी वो क्या बता रहा है, जी प्लीज़ बोलें, आप बात किया करें, मैसेज ना करें, आप पूछें, डायरेक्टली पूछें, आस्क क्वेश्चन। ओ स्लीप इट इज़ अ जेंटल थिंग, कहता है कि ये तो बहुत जेंटल थिंग है। ओ स्लीप इट्स अ जेंटल थिंग्स बिलव्ड फ्रॉम द पोल टू पोल, यानी हर पोल से मुझे क्या आ रहा है, एक गुडनेस आ रही है मुझे हर साइड से। उस शिप जहाँ पे खड़ा कहता हर साइड पे मुझे अब क्या आ रही है, गुडनेस आ रही है, अच्छी विंड चल रही है। टू मैरी क्वींस द प्रेज बी गिवन, शायद
कहता है कि मैरी क्वींस ने, यानी गॉडेस ने, मैरी क्वींस ने हमारे लिए कहता है कि हमें प्रेज किया है और ये इसलिए अच्छी हवा आ रही है हमें. शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम द हेवंस, और हमें उसने ये जेंटल स्लीप भेजी है. कहाँ से? हेवन से. दिस स्लिड इनटू माय सोल, और ये मेरी सोल में कहता उतर गई है. सो ही इज प्रेजिंग दैट आई एम फीलिंग स्लीप बिकॉज आई हैव रिलीव्ड फ्रॉम माय सिंस एंड गॉड ऑलमाइटी हैज़ फॉरगॉटन एंड मैरी इज हैप्पी एंड शी हैज़ सेंट फ्रॉम द, यू नो दैट दे फॉलो होली ट्रिनिटी, तो ट्रिनिटी को मानते हैं. दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया. ओट टू नाइटिंगेल से ये लिया गया है और इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि तुम जो बर्ड हो, जिसको नाइटिंगेल वो कहता है कि तुम नहीं बने डेथ के लिए, तुम इमॉर्टल हो. तुम्हारे सॉन्ग जो है वो एंशिएंट ग्रीक में भी लोग सुनते थे और वहाँ पे कोलोन्स जितने भी लोग थे वो भी इनको सुनते थे. दो वॉज नॉट बोर्न फॉर द डेथ इमॉर्टल बर्ड, तुम डेथ के लिए नहीं बने, तुम इमॉर्टल हो. और यहाँ पे आपने बताना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स. उसे लिखें, कॉन्टेक्स्ट लिखें इसका ओवरऑल. These lines by John Keats, and in this stanza or in this ode, he is telling about the immortality of bird and its song. इसके सॉन्ग की इमॉर्टैलिटी के बारे में बताता है. नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज करता है कि अगर आप पोइट्री करते हैं तो उसे रिजन से आज़ाद कर दें. नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पोइट क्या कहता है कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, स्पेशली आर्ट को, आर्ट इन लिटरेचर में, तो आप नेगेटिव कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करें. इसे रीजन, अकल, लॉजिक, इन चीज़ों से पाक कर दें. इससे फॉर द मोमेंट क्या कर दें, उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाएं जिसको आप लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं. और आपने देखा होगा अगर एटम और टू एटम लिखता है तो वो उसी का हिस्सा बन जाता है, उसी को ही डिस्कस करता है. अगर वो नाइटिंगेल को लिखता है तो ऐसे लगता है कि हमें वहाँ उसी दुनिया में ले गया है, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ नाइटिंगेल चलेगा. ठीक है, ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी. फॉर द मोमेंट यू आर नॉट थिंकिंग विद द लॉजिक, रीजन एंड रैशनल थॉट्स, बिकॉज दीज रैशनल थॉट्स आर नॉट फॉर दिस ऑब्जेक्टिविटी. रैशनल थॉट फॉर द साइंस, इट्स अ कम ऑन, इट्स अ साइंस, इट्स आर्ट. It's art for art's sake. If you want to enjoy art, you have to just free it from the clutches of the reason, empirical things and scientific thing, objectivity and rationalism. Rationalism अक्ल की दुनिया से for the moment इसको दूर कर दें. जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में लिखें और उसी का हिस्सा बन के लिखें. वो कहता है ना, मैं उसके साथ फिर मिल जाऊं और फिर मैं उसी बर्ड के साथ, कहता है वो शराब को पीऊं. फिर ये आ सकता है स्टैंजा, उसमें एक स्टैंजा है वो उसमें कहता है कि आई वॉन्ट टू टच, आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाइन एंड आफ्टर टेकिंग दिस वाइन आई विल फ्लाई विद दिस नाइटिंगेल, दिस बर्ड. मैं उस बर्ड की दुनिया में चला जाऊं उड़ के. साथ वो ये भी कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू फ्लाई थ्रू द बैकस चैरियट. बैकस चैरियट ये डॉन्स एक गॉड है शराब का. मैं कहता शराब का जो गॉड है, मैं यानी शराब का सहारा नहीं लूंगा. आई विल फ्लाई ऑन द विंग ऑफ द पोएजी. आई विल फ्लाई या आई विल टेक फ्लाइट, आई विल फ्लाई ऑन द विंग ऑफ पोएजी. मैं पोएजी के, कहता है कि परों के ऊपर बैठ के उड़ूंगा. पोएजी मीन म्यूज, अपनी पोइट्री के थ्रू मैं फ्लाइट लूंगा, लेकिन वो बैकस की वो शराब पे नहीं, शराब के नशे में नहीं. आई विल फ्लाई ऑन द विंग ऑन द पोएजी, यानी वो इमेजिनेशन की दुनिया से उड़ना चाहता है, इमेजिनेशन के जरिए प्रवास करना चाहता है. दो वॉज नॉट बोर्न फॉर द डेथ इमॉर्टल बर्ड. इसको आपने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से करनी है और उस साथ बताना है कि पोएट ने यहाँ पे नेगेटिव कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया है. पोएट ने इमॉर्टल कहा है, इमॉर्टल उस बर्ड को नहीं कहा, सिंस बर्ड इज इमॉर्टल एंड इट कैन डाई, बट ही इज आइडलाइजिंग एंड टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी
of the Nightingale songs. They've been heard in the ancient Greek colon and emperor. They've been listening these songs and they enjoy. And these are immortal. These can never die. और ये नहीं मर सकते क्योंकि ये तो ancient टाइम से सुने जा रहे हैं और लोग आज भी इनको सुनते हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। आगे आ गया जो thousands of the marriages lasting। अब ये किससे आया स्टैंजा? ये मैंने पढ़ाया है, फिलिप लार्किन की एक पोएम है 1914। फिलिप लार्किन की पोएम है 1914। मैंने बहुत बार स्टूडेंट को पढ़ाई है और एक एक लाइन जो है मैंने इसको किया है, इसका लाइन टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन टेक्स्ट किया है इसका। चाहे जितनी भी लंबी पोएम्स हैं स्टूडेंट जानते हैं, मैंने इसका बैकग्राउंड भी बताया था। आपको ये लिखना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, वर्ल्ड वार 1, और 1939 से लेकर 1945 तक मतलब सेकंड वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन है। हमारा पोएट जो है इस वक्त इस एज में है, सेकंड यानी मॉडर्न पोएट है ना, तो वो नॉस्टैल्जिया देता है। कोई बताए बच्चा व्हाट इज नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया मीन कि जब आप प्रेजेंट में बैठे पास्ट को याद कर रहे होते हैं, इट इज नॉस्टैल्जिक एलिमेंट। इस पोएम के अंदर आपको नॉस्टैल्जिक एलिमेंट मिलेगा क्योंकि सेटिंग उसने जो दिखाई है वो 1914-18 राउंड अबाउट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बता रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में लोग कैसे नेशनलिज्म पे मार रहे थे, कैसे अपनी जानें निशावर कर रहे थे। लाइन में ऐसे लगे हैं जैसे वेला पार्क में आए हुए हैं। वेला पार्क मीन के बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क में इकट्ठे हुए हैं और कैप पहनी है, बड़ी बड़ी मस्टैच रखी है और अपनी जानें फिदा करने के लिए, कंट्री के लिए एग्री हैं। एक राइटर, एक पोएट है, मॉडर्न एज का पोएट है, वो कहता है कि जब रॉबर्ट उसका नाम है गालबन, उसने कहा कि उसने इंग्लैंड के लोगों को कैसे मोटिवेट किया। कहता है कि वेन एवर आई डाई bury me wherever I'm died, since there is a love for England in my heart, and wherever I will be die, please bury me over there, and this land where I will be buried, it will belong to England. कहता है मेरे दिल में, रॉबर्ट कहता है कि मेरे दिल में इंग्लैंड है, मेरी जहां डेथ हो जाए मुझे वहां दफना देना, जहां मैं दफनाया जाऊंगा वहां पे, कहता है वो मट्टी जो है इंग्लैंड की हो जाएगी। इस तरह की पोएम लिख के वो उनकी पॉकेट में डालते थे सोल्जर की, कि आप लड़ने जा रहे हो कंट्री के लिए। लुक एट द वे ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल दैट मेरे दिल में इंग्लैंड है, जहां मुझे दफनाओगे वो ज़मीन जो है वो इंग्लैंड की हो जाएगी। दे आर एक्सपेंडिंग देयर कॉलोनीज। इस तरह वो अपनी कॉलोनी को एक्सपेंड कर रहे थे। द थाउजेंड्स, कैसे वो कहता है, द थाउजेंड्स ऑफ द मैरिज। अब वो क्या कह रहा है, ये फिलिप लार्किन 1914 पोएम में कह रहा है, ये लास्ट स्टैंजा है उसका। द थाउजेंड्स ऑफ द मैरिज इन लास्टिंग इन अ लिटिल वाइल लॉन्गर, थोड़े ही अरसे में। कहता है कि जैसे ही वहां जाएंगे, हिटलर के साथ लड़ाई, किसके साथ लड़ाई है? जर्मनी के साथ लड़ाई है। जर्मनी उस वक्त बहुत बड़ी पावर थी। ऑस्ट्रिया और हंगेरी और जर्मनी जो है इस तरह की एम्पायर बनी हुई थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी, ठीक है। और ये किसके साथ लड़ रहे थे? पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे कंट्री को वो मार रहा था। और जर्मनी के साथ लड़ना उस वक्त मौत थी। अब ये इंग्लैंड के लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं लाइन में लड़ने के लिए अपने कंट्री के लिए। तो वो क्या कह रहा है, द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस लास्टिंग इन अ लिटिल वाइल लॉन्गर। कहता है हजारों जिंदगियां जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी थोड़े ही लम्हे में। क्या होगा? नेवर सच इनोसेंस अगेन। इस तरह की इनोसेंस कहता है अब नहीं होगी। हमें बताया गया था कि वर्ल्ड वार 1 के बाद दोबारा कभी लड़ाई नहीं होगी। नेवर सच इनोसेंस अगेन। लोग कितने मासूम है, कहता है कितने मासूम है कि आप एक ही लम्हे में इनकी जानें जो हैं फिदा हो जाएंगी, मारे जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। लेकिन वो और बहुत सारी लोग, औरतें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो दे विल बी विडो, उनके हस्बैंड की डेथ होने जा रही है, बट दे आर हैप्पीली। दे व्हाट काइंड ऑफ इनोसेंस, किस तरह की इनोसेंस है? ओ व्हाट आर इनोसेंट पीपल। दे आर जस्ट सैक्रिफाइंग देयर लाइफ फॉर नथिंग। दे आर सैक्रिफाइंग देयर लाइफ एंड दे आर गोइंग टू डाई एंड लॉट ऑफ वाइफ्स दे विल बी विडोज। बहुत सारी औरतें जो हैं वो विडो हो जाएंगी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। नेवर सच इनोसेंस। कहता कितने इनोसेंट लोग हैं और हमें ये बताया गया था हम इतने इनोसेंट लोग हैं। कहता कि एक वार के बाद दोबारा वार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे उसने आयरनी की है, नेवर सच इनोसेंस अगेन का मतलब दोबारा जंग नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि ये
ये इतनी बड़ी वार है, दैट इज अ वार दैट किल ऑल अदर वार। इसके बाद कभी वार नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और वार हो गई, यानी वर्ल्ड वार 2 भी हो गई। फिर हिटलर जो है वो जंग लड़ता है। ये पहली जंग अजीम जो है 1914 1918 में हुई। दूसरी जो है हिटलर फिर जब नाजी पार्टी बनाता है जर्मनी के अंदर, तो वो स्टार्ट करता है 1939 में दूसरी जंग, और वो 1945 तक रहती है। जब हिटलर की डेथ होती है 1945 में, तो वो एंड होती है। और नीचे उसने आयरनी यूज़ की है। देखें पोएट किस तरह बहुत सारी बात जो है वो अलूजन में कर जाते हैं, रेफरेंस में कर जाते हैं। अगर आपको इसके बैकग्राउंड का नहीं पता तो आप कभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसने देखो 2-2 लाइन आपको दी है और आपसे वो चाह रहा है कि वो आप उसे एक्सप्लेन करें अपने नॉलेज के साथ। अब यहाँ पे आपको वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का नॉलेज ज़रूरी है। फुल लेक्चर पढ़े हुए हैं, बोथ उसको डिटेल लाइन बाय लाइन उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ बैकग्राउंड फुल बताया है। यूट्यूब की किसी वीडियो में ऐसे नहीं बताया हुआ। आप इसको सुने और इंशाल्लाह यू विल गेट थॉरो नॉलेज अबाउट वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। इसको सुने, मैं सेंड कर दूंगा। थाउजेंड्स ऑफ मैरिज लास्टिंग इन अ लिटिल वाइल लॉन्गर्स, नेवर सच इनोसेंस। एक ही लम्हे कहता हज़ारों जो ज़िंदगी हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। औरतें जो हैं वो, उनके हस्बैंड जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी, वो विडो हो जाएंगी, विडो होने जा रही हैं। नेवर सच इनोसेंस अगेन। और हमें ये बताया गया था कि इस वार के बाद कभी वार नहीं होगी। आयरनी उसने यूज़ की है, बट वार हैपेंड, किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए। तो इसको आपने ज़रूर सुना। यस प्लीज़। सर ऐसा नहीं लग रहा, मतलब नेवर सच इनोसेंस अगेन से, यानी ये समझ नहीं आ रही कि जैसे इनोसेंस अभी मतलब खत्म हो